ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? बबली, अंकुर, शालिनी, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि देखिए हमारा अंतिम चरण आ चुका है इस एनसीईआरटी का। हम लोग छठी से सात हैं। छठी क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, सोचो 5 साल लग जाता है छठी से 12वीं तक चलते चलते, है ना। और हम लोग छठी क्लास से पढ़ना शुरू किए थे महीने 2 महीने, और छठी क्लास पूरा कंप्लीट किए, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं, और अब हम लोग पहुंचे हैं 12वीं क्लास के एनसीईआरटी पर। ठीक है, तो 12वीं क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, दैट्स योर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखो, इस क्लास में सारे चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दैट्स रिलेटेड टू द पॉलिटी। जो पॉलिटी से रिलेटेड है उन्हीं चैप्टर को पढ़ेंगे। कल किसी ने सवाल पूछा था कि बाकी चैप्टर को क्या अपने मन से पढ़ना है? जरूरत नहीं है पॉलिटी के दृष्टिकोण से पढ़ने की, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने में तो कुछ भी आदमी पढ़ सकता है, लेकिन जो पॉलिटी से रिलेटेड है उन चैप्टर को मैं कवर करूंगा, उन चैप्टर को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण को लेकर चुनौतियां। आप जानते हैं कि हमारा भारत एक गुलाम देश था, और ऐसी स्थिति में भारत के लिए बहुत सारी चुनौतियां थी। भारत के लिए ढेर सारे चैलेंजेस थे जब भारत बन रहा था। तो 1947 का दौर एक ऐसा दौर था कि हमारे सामने सबसे बड़े चैलेंजेस थे। एकता की चुनौती थी, अखंडता की चुनौती थी, सभी लोगों को एक साथ एक सूत्र में बांधने की चुनौती थी। 1947 के इस दौर में आपने बहुत सारे मूवीज देखी होंगी, गदर मूवी देखी होगी, गदर के अलावा भी बहुत सारी आपने मूवीज देखी होंगी जिन मूवीज में उन चैलेंजेस को दिखाया गया। विभाजन के दौरान कितने घर प्रभावित हुए, विभाजन के दौरान कितने लोग प्रभावित हुए, दसियों लाख लोग प्रभावित हुए मेरे भाइयों। उस दौर को याद करिए तब भी रोना आता है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के जश्न मनाने को छोड़कर बंगाल में दंगा शांत करने के लिए बैठे हुए थे, वो दौर था। तो जिस समय हमारा भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था उस समय भारत के लिए बहुत चुनौतियां थी। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले क्या क्या चैलेंजेस हमारे भारत को फेस करने थे, तो चैलेंजेस मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद मुख्य बातें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं उन मुख्य बातों पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहला तो हमारे लिए एक चैलेंजेस था कि हमको एक कल्याणकारी राज्य बनाना था। क्या? एक ऐसा राज्य बनाना था कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य इसलिए बनाना था क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जिस राज्य की कल्पना हो रही थी वो राज्य आपका कैसा था? पुलिस राज्य था। और पुलिस राज्य में भैया लाठी पड़ती है। ठीक है, पुलिस राज्य में लठियाते हैं। बस, पुलिस राज्य एक ऐसा राज्य होता है जहां कानून व्यवस्था बनी रहे, जनता चाहे जिए जनता चाहे मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए अगर कोई समानता की मांग करेगा, कोई स्वतंत्रता की मांग करेगा, राजा राम मोहन राय अगर प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करेंगे, लाला लाजपत राय अगर मांग करेंगे तो लाठी खाएंगे। ठीक है, तो वहां तो लाठी ही चलती है। तो कल्याणकारी राज्य बनाना था हमें। दूसरा, भारत के लिए एक क्या, भारत के लिए एक संविधान तैयार करना था। हमारे लिए चुनौती थी एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो सबके लिए हो, यानी एक बेहतर संविधान का निर्माण करना था हमारे लिए। ये भी एक चुनौती थी। देश की अखंडता, उस समय अलग अलग प्रिंसली स्टेट, अलग अलग देशी रियासतें थी, और भारत के विभाजन का जब दौर आया तो उस भारत के विभाजन के दौर में 3 जून योजना के तहत, जिसे आप माउंट बेटन योजना के नाम से जानते हैं, 3 जून योजना के नाम से जानते हैं, उस योजना में यह तय किया गया कि भाइयों जो देसी रियासतें हैं या तो वो पाकिस्तान के पास जाएंगी या तो वो भारत में रहेंगी या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएंगी। ऐसे में ये राज्य रजवाड़ों का विलय भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजेस था, ये भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। राइट, तो इन चुनौतियों से भी देश को एकता के सूत्र में बांधना था, क्योंकि देश विविधता से भरा हुआ था। एकता के सूत्र में देश को बांधना था। साथ साथ ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भावना देनी थी, क्योंकि वो अलग थलग अपने आप को महसूस न कर सकें। यह हमारे लिए चैलेंज था। देश को आगे विकास का रास्ता दिखाना था। कैसा रास्ता? विकास का रास्ता दिखाना था। देश के लोगों को स्वतंत्रता देनी थी, देश के लोगों को समानता देनी थी। तो ये सारी चुनौतियां हमारे समक्ष थीं। उन्हीं इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इन चुनौतियों को से लड़ते हुए हमें एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना था। राष्ट्रवाद को आगे ले, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र की भावना, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्र का निर्माण हमें करना था। ठीक है, एक राष्ट्र का निर्माण हमें करना था। राइट, चलिए तो देखते हैं हम लोग नए राष्ट्र की क्या चुनौतियां थी। तो 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात को हिंदुस्तान आजाद हुआ, और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है।
और उन्होंने कहा हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। ठीक है, दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरा, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। देखिए, हमारी आज़ादी की लड़ाई में दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहला, हम लोकतंत्र अपनाएंगे। इस बात पर शुरुआत से ही सहमति बनी थी। लोकतंत्र का सपना हमने बाद में नहीं देखा मेरे प्यारे भाइयों, लोकतंत्र का सपना हमने आज़ादी के आंदोलन के दौरान देखा। आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमने लोकतंत्र का सपना देखा, और पहला और दूसरा, सबका भला यानी सर्व कल्याण सुनिश्चित करने की भावना, इन दोनों भावनाओं के साथ हमें देश को आगे ले जाना था। यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब एक ऐसा तंत्र जहां जनता शासन करे, मालिक राजा नहीं होगा, मालिक राजमाता का वचन शासन नहीं होगा। मेरे भाइयों, कैसा सपना सजो रहे हैं? जनता का वचन शासन होगा, कानून का राज शासन होगा, क्योंकि लोकतंत्र का लक्षण है कानून का राज। तो हमने इन सपनों को सजोया था कि हम सर्व कल्याण की भावना को आगे बढ़ाएंगे, हम लोकतंत्र की भावना को आगे बढ़ाएंगे, और ये बात कोई आसान नहीं थी। वही बात इसमें लिखी हुई है कि ये कोई आसान काम नहीं था। राष्ट्र राज्य के रूप में आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। 1947 में जिन हालात के बीच में देश आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ है। ये बात सही है। जिन हालातों के बीच में भारत आज़ाद हुआ, देश में दंगे, अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आना, देश में ढेर सारी चुनौतियां। सोचिए, दसियों लाख लोग, एक तरफ हम आज़ाद हो रहे हैं, एक तरफ लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। एक तरफ हम आज़ाद हो रहे हैं, एक तरफ लाखों लोगों के बच्चे, लाखों लोगों की बच्चियां, लाखों लोगों की बहुएं, लाखों लोगों के माता पिता की मृत्यु हो जा रही है। एक तरफ हम आज़ाद हो रहे हैं, एक तरफ लोगों को तलवारों से काट दिया जा रहा है। एक तरफ हम आज़ाद हो रहे हैं, एक तरफ लोग अपना घर, आशियाना, अपनी जमीन छोड़ दे रहे हैं। सोचिए, वो आसान नहीं था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। लिखा हुआ है ना, देखो, 1947 का यह साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि नई राष्ट्र की चुनौतियों के चपेट में है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो तीन चुनौतियां थीं, जो सबसे बड़ी तीन चुनौतियां थी। मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन चुनौतियां थी। पहली और तत्कालिक चुनौती ये थी कि एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधता के लिए जगह हो। सबसे पहली चुनौती ये थी कि देश में ये जो दंगे हो रहे हैं, उन दंगों को साथ करके देश को एकता के सूत्र में बांधना। क्योंकि आप जानते हैं भारत देश में कि छठी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि विविधता भारत देश में बहुत ज़्यादा है। भारत देश जितनी विविधता आपको भारत देश में दिखाई पड़ती है, उतनी विविधता विश्व के किसी देश में आपको नहीं दिखाई पड़ती है। अलग अलग जातियाँ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग परंपराएं, डाइवर्सिटी से भरी हुई कंट्री है, यानी डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। जितनी विविधता आपको भारत देश में दिखाई पड़ती है, उतनी विविधता आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। किसी भी कंट्री में ऐसी विविधता आपको नहीं दिखाई पड़ती, और ऐसे में सबको एक सूत्र में बांधना हमारे लिए बहुत कठिन था। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही थी कि हम लोगों को, भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी देश में है, भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता यानी अलग अलग जो है, कहीं मैदान है, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, ठीक, भौगोलिक विविधता। साथ साथ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, भाषाई विविधता भारत देश में नजर आती है, भाषाई विविधता। अलग अलग संस्कृति वाले लोग, सांस्कृतिक विविधता भारत देश में आपको नजर आएगी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। अलग अलग धर्म, धार्मिक विविधता आपको भारत देश में नजर आएगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों के लोग, ठीक है, अलग अलग परंपराओं के लोग। ऐसे में मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद एकता है। जानते हो, विश्व में भारत को बड़ी अच्छी नजरों से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत विविधता में एकता को दिखाता है। अगर कोई पाकिस्तानी विश्व के किसी दूसरे देश में किसी कॉलोनी में रहता है, तो उसको लोग एक ऐसे नज़रों से देखते हैं जैसे वो आतंकवादी हो। लेकिन अगर कोई भारतीय कहीं किसी देश में किसी कॉलोनी में रहता है,
तो उसको लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं कि ये बहुत बढ़िया आदमी है। क्यों? क्योंकि ये भारत की पहचान है। ये बहुत मुश्किल काम है, इतने सारे विविधता से भरे हुए देश में एक साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। आप क्या समझते हैं? इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता हो। सही बात है यार, खुद कॉमन सेंस लगा के देखिए। धार्मिक विविधता, जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, हर 100 किलोमीटर पर तो यहां बोली बदल जाती है। आप अपने आसपास देखेंगे, अलग अलग रंग, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग परंपरा। आप एक बाजार में खड़े हो जाइए, देखिए आपको कितनी डाइवर्सिटी दिखाई पड़ेगी। ऐसे में एक साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। अमेरिका में सिर्फ 2 हैं, काले और गोरे, उसी में लड़ जाते हैं। और सोचो भारत देश में क्या हाल है, काला गोरा नीला पीला हरा गुलाबी सब दिखेगा यहां। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है ये चीज। और देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए कि क्या भारत एक रह पाएगा। ऐसा करने के लिए भारत की सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा। यानी ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे भारत देश में क्षेत्रीय अखंडता को शामिल। तो सबसे पहली चुनौती क्या थी? विविधता के भरे देश को एकता के सूत्र में पिरोना। पहली चुनौती क्या थी? कमेंट करके बताओ, पहली चुनौती क्या थी? भारतीय राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए उस समय, जिस समय भारत आजाद हो रहा था, जिस समय भारत का संविधान बन रहा था, उस समय फर्स्ट चैलेंज क्या था? सबसे बड़ी पहली चुनौती थी देश को एकता के सूत्र में पिरोना। ठीक, सेकंड चैलेंज पे आते हैं। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है, लोकतंत्र प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र बनाया गया। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब जनता का तंत्र। लोकतंत्र को स्थापित करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जनता तो राजतंत्र में रही थी ना। जनता तो अपने आप को प्रजा समझती है, राजा को मालिक समझती है, राजा को मालिक समझती है, खुद को प्रजा समझती है। तो ऐसे में जनता अपने आप को मालिक कहाँ महसूस कर पाएगी? आज भी विधायक जी अगर चले जाते हैं तो जनता हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, जो कि हाथ किसको जोड़ना है? विधायक को जोड़ना है। लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या फर्क है? राजतंत्र में राजा सीना तान के चलेगा, जनता हाथ जोड़ के ऐसे सर झुका के चलेगी। और लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में जनता सीना तान के चलेगी ऐसे, और राजा सर झुका के चलेगा, हाथ जोड़ के चलेगा। ये अंतर है लोकतंत्र और राजतंत्र का। तो लोकतंत्र को समझना आसान नहीं है। लोकतंत्र एक दिन में स्थापित नहीं। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव खर्चीले होते हैं, तो भ्रष्टाचार होता है। लोकतंत्र में लोग लोकतंत्र को समझते नहीं है, राजनीतिक जागरूकता लोगों के अंदर नहीं होती है, लोकतांत्रिक मूल्य लोगों के अंदर नहीं होता है, और लोकतंत्र तुरंत स्थापित नहीं हो पाता है। लोकतंत्र को स्थापित करने में समय लगता है। लोकतंत्र धीरे धीरे लोकतंत्र में सुधार आता है, धीरे धीरे लोकतंत्र में रिफॉर्म आते हैं, धीरे धीरे लोकतंत्र में सुधार आते हैं। तो लोकतंत्र को स्थापित करना ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। तो पहला चैलेंज एकता का चैलेंज, और दूसरा चुनौती जो हमारे लिए थी वो दूसरी चुनौती थी डेमोक्रेसी को इंश्योर करना। क्यों चुनौती थी? क्योंकि भाई लोग राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थे, राजनीतिक सचेतता देश में नहीं थी। राजनीतिक सचेतता, ठीक है, पॉलिटिकली लोग अवेयर नहीं थे, लोकतांत्रिक मूल्यों से लोग परिचित नहीं थे, लोकतंत्र क्या है इससे लोग परिचित नहीं थे। तो दूसरी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र को कायम करना। तीसरी चुनौती हमारे लिए थी कि ऐसे विकास जिससे समूचे समाज का भला हो, यानी ऐसा विकास करना जिससे समूचे समाज यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कैसा? लोक कल्याण, इस विकास सभी का भला हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सबका भला होना चाहिए। तो इन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमने क्या रूप अपनाया? तो आइए देखते हैं। 3 चुनौतियां हमारे लिए हैं। सबसे पहले चुनौती है क्या? एकता। राष्ट्रीय एकता को संजोना सबसे पहली चुनौती थी भारत देश के लिए। आखिर इस चुनौती को पार पाने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट थिंग, क्या किया इसके लिए, ठीक है। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करना, डेमोक्रेसी को इंश्योर करना, लोकतंत्र को कायम करना। इसके लिए हमने क्या किया? तीसरी चुनौती थी समूचे देश का विकास,
समूचे देश का विकास और समूचे देश के विकास में सभी वर्गों का विकास, सभी वर्ग चाहे शोषित हो, वंचित हो, दबा हो, कुचला हो, पिछड़ा हो, सबका विकास सुनिश्चित करने की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना था। इसको हमने कैसे पार पाया? तीनों चुनौतियों से हम देश को कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके सामने कि इन तीनों चैलेंजेस से हम देश को कैसे निकालेंगे। ठीक है, बताइए कैसे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो संविधान के माध्यम से इन तीनों चुनौतियों से पार पाने के लिए की गई। जैसे राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए हमने क्या किया? हमने धर्मनिरपेक्षता की भावना को अपनाया। क्या? धर्मनिरपेक्षता। किसी एक धर्म को हम वरीयता नहीं देंगे, सभी धर्मों को समान सम्मान देंगे, सभी धर्मों को समान आदर देंगे। हमने प्रस्तावना में लिखा कि हम ऐसा भाईचारा स्थापित करेंगे जिससे देश की एकता, देश की अखंडता इंश्योर रहे, सुरक्षित रहे, बंधुता की भावना। इसके अलावा एकता स्थापित करने के लिए कि अल्पसंख्यकों के मन में डर न हो, इसलिए हमने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी। अनुच्छेद 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 धर्मनिरपेक्षता की भावना को 25 से लेकर 28 तक संविधान में धर्मनिरपेक्षता की भावना को स्थापित किया, बंधुता को भावना को स्थापित किया। मौलिक कर्तव्यों में आप देखेंगे, प्लस प्रियम्बल में आप देखेंगे, प्रस्तावना में आप देखेंगे इस भावना को। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को आप 29 और 30 में देखेंगे। अल्पसंख्यक आयोग जैसी बातें आप देखेंगे राष्ट्रीय एकता के लिए। साथ साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को स्थापित करने के लिए हमने राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया। और राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने के लिए आप देखेंगे राष्ट्रीय पशु, ठीक, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, ये सब राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का काम ही तो करते हैं। बोलो हाँ या ना। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, ये सब क्या है? ये राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। हाँ, पक्षी, फूल, कमल, राष्ट्रीय पशु, चीता। तो ये सब एकता को स्थापित करने का ही काम करते हैं, राइट। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमने क्या दिया? एक व्यक्ति एक वोट। सभी व्यक्ति के वोट की वैल्यू एक होगी, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार, प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार दिया। प्रत्येक, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। कानून का राज, राजमाता का वचन शासन नहीं होगा, बल्कि किसका वचन शासन होगा? कानून का वचन शासन होगा, कानून का राज। संविधान की सर्वोच्चता, कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा, बल्कि कौन सर्वोच्च होगा? संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च होगा। ना हम, ना आप, ना आलिया भट्ट, ना सलमान खान, ना नरेंद्र मोदी, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं होगा। सरकार
आवाज नहीं आ रही है क्या? ब्लैक हो गया है, अब ठीक हो गया? अभी ठीक है? फोन का स्किन काला पड़ गया, फोन का स्किन की फोन का स्क्रीन? चलो अभी ठीक हो गया है, कोई नहीं, थोड़ा सा तकनीकी समस्या थी। ठीक, कोई बात नहीं। समूचे देश का विकास। अब समूचे देश का विकास के लिए हमने क्या अपनाया? हमने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमने संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के भाग 4 में हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आप पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक, तो ये राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं, राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं, यानी इनके माध्यम से राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। इनके माध्यम से राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। हमने इसके लिए क्या किया? हमने सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए प्रावधान किए, हमने आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए क्या किए? प्रावधान किए। तो इन तीनों चुनौतियों से निपटने के लिए हमने प्रावधान किए, तीनों चैलेंजेस से निपटने के लिए, तीनों चुनौतियों से निपटने के लिए हमने क्या किए? प्रावधान किए। राइट? ये समझ गए आप इतना? हाँ या ना में जवाब दो। तीन चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए तीन चुनौतियां थी। पहली राष्ट्रीय एकता की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र की चुनौती, तीसरी समूची देश के सभी वर्गों के विकास की चुनौती। इन तीनों चुनौतियों को पार पाने के लिए हमने क्या क्या किया, ये समझ गए या नहीं? किन किन चीजों को हमने अपनाया है? इसमें कोई दिक्कत? हाँ या ना में जवाब दो, जवाब देते रहा करो थोड़ा सा। समझ गए? चलो फिर आगे आते हैं हम लोग, अगर ये समझ गए हैं तो। वही बात इसमें लिखी हुई है सारी चीजें। चलिए, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास ये देख लेते हैं। ये बड़ी चैलेंजेस थे देश में। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, अस्तित्व में आए। और भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, इसके लिए जिस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस योजना को हम 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इस योजना को हम? इस योजना को हम 3 जून योजना के नाम से जानते हैं, यानी इस योजना को हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, माउंटबेटन प्लान या 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। इसी योजना के तहत ये विभाजन हुआ, ठीक है। ऐसा विभाजन के कारण हुआ, ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, क्योंकि बहुत दिनों से इस बात की मांग चल रही थी कि सेपरेट नेशन थ्योरी पर मुस्लिम लीग मांग कर रही थी, द्विराष्ट्र थ्योरी, ठीक है। सर फिर से एक बार समझा दीजिए ये। अरे अभी तो समझाया गुड़िया, फिर से समझा दें? देखो समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, समझा दे रहा हूं फिर से। देखो, मैंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, जिस समय हमारे भारत देश आज़ाद हुआ, भारत के निर्माण के लिए 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। एक चुनौती थी एकता की चुनौती, ठीक है, राष्ट्रीय एकता को देश में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना था। दूसरी चुनौती किस चीज़ की थी? दूसरी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी, यानी डेमोक्रेसी को इंश्योर करने की चुनौती थी, दूसरा जो चैलेंज था, ठीक है। तीसरा जो आपका चैलेंज था, वो तीसरा चैलेंज था समूचे भारत का विकास, समूचे भारत का विकास। ये 3 चुनौतियां थी हमारे भारत देश में कि इन्हें हम कैसे भारत देश में लागू करें। एकता के साथ साथ अखंडता की भी चुनौती थी, एकता अखंडता दोनों के चैलेंजेस थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत अलग हो जाए। ये 3 विकट चुनौतियां, ठीक है, एकता, अखंडता और साथ साथ सुरक्षा की भी चुनौती थी, ठीक। ये एक चैलेंज था, ये एक चैलेंज था, ये एक चैलेंज था, ठीक है। ये 3 चुनौतियां थी। इन 3 चुनौतियों से पार पाने के लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने क्या किया? एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता में पिरोने के लिए हमने एकल संविधान बनाया,
ठीक है, सभी के लिए एक संविधान बनाया, एकल संविधान जो सभी को फॉलो होना है, ये बनाया हमने। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को पुरोरने के लिए हमने देश में बंधुता की भावना को स्थापित किया, बंधुता की भावना स्थापित की। हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, यानी सभी लोगों को धर्म की क्या दी, सुरक्षा दी हमने। ठीक है, हमने क्या किया, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दी, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी, यानी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा के प्रावधान हमने किए। अखंडता के लिए हमने संघवाद बनाया, संघवाद बनाया और साथ साथ मजबूत बनाया, केंद्र को मजबूत बनाया, है ना, कि केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व क्रिएट किया, लेकिन क्या किया, केंद्र को हमने मजबूत बनाया। ठीक, साथ साथ एकता के लिए आप देखेंगे कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रवाद स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय गान देखते हैं, राष्ट्रीय गीत देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी देखते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय फल देखते हैं। तो ये सब क्यों है, ये राष्ट्रवाद की भावना को ही तो स्थापित करने के लिए हैं। लोकतंत्र के लिए हमने क्या किया, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब क्या होता है कि हमने सभी को वोट देने का अधिकार दिया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार दिया, चाहे वो कोई भी हो, शोषित हो, वंचित हो, दबा कुचला किसी धर्म का हो, सबको वोट देने का अधिकार दिया। एक वोट का एक मूल्य हमने स्थापित किया, एक वोट एक मूल्य हमने स्थापित किया, राइट। इसके साथ साथ हमने कानून का राज स्थापित किया, रूल ऑफ लॉ स्थापित किया, कानून का राज स्थापित किया। साथ ही साथ लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमने सरकारों पर सीमाएं लगाई, सीमित सरकार की, कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं जा सकती है, ये बनाया हमने। हमने संविधान को सुप्रीम बनाया, संविधान क्या बनाया, सर्वोच्च, राजमाता का वचन शासन नहीं होगा, बल्कि संविधान का वचन क्या होगा, संविधान का वचन शासन होगा, और संविधान सर्वोच्च हमने बनाया। ठीक है, समूचे भारत का विकास करने के लिए हमने कौन सी भावना अपनाई, लोक कल्याणकारी राज्य की भावना अपनाई, कि हम लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करेंगे। और लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए हमने क्या बनाया, संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश किया। और राज्य के नीति निदेशक तत्व ये बताते हैं कि कैसे लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का विकास हो। अब बताओ, अब समझ गए सब लोग, जल्दी जल्दी बताओ, अब कोई दिक्कत, आई होप अब समझ गए होगे। ठीक, एक बार फिर से हो गया, राइट शालिनी, ओके। चलिए, अब हम लोग आते हैं इस बात पर, विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास। मैंने आपसे कहा 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ, ब्रिटिश इंडिया को भारत पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, भारत के भूभाग को रेखांकित किया गया, और द्विराष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग बहुत दिनों से इस बात की मांग कर रही थी कि दो राष्ट्र, सेपरेट नेशन थ्योरी की मांग कर रही थी मुस्लिम लीग, इसीलिए संविधान सभा में भी नहीं भाग ली थी कि उसे क्या चाहिए, उसे पाकिस्तान चाहिए। और नतीजा यही रहा कि अंत में पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया, और पाकिस्तान की मांग को मानकर भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनाए गए। क्या बनाए गए, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनाए गए। ठीक है, फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसे अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच में बांट दिया गया। जिसे आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते थे, अब तक जो भारत का भूभाग था जिसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसे दो भागों में बांट दिया गया, एक भारत और दूसरा क्या, दूसरा पाकिस्तान के नाम से। ये विभाजन दर्दनाक था, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक विभाजन का आधार बनाया जाए, और इस तरह से ये तय किया गया कि जिस इलाकों में बहुसंख्यक होंगे, बहुसंख्यक मुसलमान होंगे, यानी जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक होंगे, यानी जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी, वो इलाके पाकिस्तान में होंगे। और जिन इलाकों में हिंदुओं की संख्या, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, ये बड़ा टफ विभाजन था, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, ये विभाजन बड़ा टफ था और ये विभाजन बड़ा चुनौती से भरा हुआ था। तो धार्मिक विभाजन हुआ, जिन इलाकों में मुसलमान की संख्या ज़्यादा थी वो पाकिस्तान में, और जिन इलाकों में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी वो भारत में होंगे। ठीक है,
लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें थीं। कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हों, और कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां पर दोनों की संख्या न हो। हर इलाके में दोनों की संख्या थी। और कोई भी ऐसा ऐसा भी नहीं है कि सब लोग पाकिस्तान जाने को राजी थे। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी थे, और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदू यहां आने के लिए राजी थे। लेकिन फिर भी इस विभाजन को अंजाम दिया गया, और विभाजन के परिणाम ये हुए कि परिणामों में मेरे भाइयों उस दिनों को याद करके रोना आता है। अगर आप उस समय की कोई भी मूवीज देखेंगे तो आपको रोना आएगा। पाकिस्तान से लोग यहां आए, बच्चे बिछड़ गए, माँ बाप बिछड़ गए, अपने घर वाले बिछड़ गए। लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े, उनके घर चले गए और शरणार्थी के तौर पर रहे। यहां से जाने वाले लाखों लोग प्रभावित हुए, वहां से आने वाले लाखों लोग प्रभावित हुए। ठीक है, यहां से जाने वाले भी और वहां से आने वाले भी। हाँ, जो बंगाल का एक क्षेत्र था जहां मुस्लिम ज्यादा थे अंजलि, वो पाकिस्तान में ही शामिल हुआ था। बाद में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश बना। तो विभाजन देखो, ये ट्रेन के एक चित्र यहाँ पर दिया गया है कि कैसे लोग ट्रेन की छतों पर बैठ के आ रहे हैं, मालगाड़ियों पर लद लद के लोग आ रहे हैं। विभाजन का ये परिणाम हुआ, बहुत ही भीषण और खतरनाक परिणाम हुआ। बड़े पैमाने पर एक जगह से आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में एक था। यानी एक वर्ग का किसी दूसरी जगह जाना, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का किसी दूसरी जगह पर जाना, यह बहुत ही भीषण था, बहुत ही भीषण था, और अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा था। देखो, सादत हसन मंटो ने एक पॉइंट लिखा है कि दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच के निकाला और तलवार तथा गोली के मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, भाइयों बहनों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इस कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके। सोचो, एक धर्म के लोगों को तलवार से काट दिया जा रहा है, एक धर्म के लोगों को हलवा पूड़ी दी जा रही है। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही धर्म के साथ हुआ। हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ किया, मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ किया। दंगे दोनों तरफ से थे। हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ ज्यादती की, मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ की। दोनों तरफ से ये चीजें लिखी हुई हैं कि एक धर्म के लोगों ने अपने धर्म के लोगों को क्या खिलाया, हलवा, फल और दूध, और दूसरे धर्म के लोगों को तलवारों से काट डाला। यही वाइस वर्सा समझ लो। तो कहने का अर्थ यही है कि धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख की आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। उन इलाकों में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई। ठीक इसी तरह जिन इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, उन इलाकों में हिंदुओं के साथ हुई। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए, सीमा की एक तरफ दूसरी तरफ गए। इस क्रम में लोगों ने बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ से अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए। अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरण लेनी पड़ी। शिविरों में उन्हें शरणार्थी शिविर बनाए गए थे, यहां भी वहां भी, और उन शरणार्थी शिविरों में उन्हें शरण लेना पड़ा। बहुत दिनों तक तो लोग शरणार्थी के तौर पर रहे। इवन यहां तक के हालात थे कि बहुत सारे परिवारों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों को मार दिया। बहुत सारे परिवारों ने, देखो लिखा हुआ है ना कि परिवार के लोगों ने अपनी कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह से सफल रहे, उन्होंने पाया कि वो बेठिकाना हो गए हैं। यहां से जो लोग गए, उनके लिए भी समस्या आई, और वहां से जो लोग आए, उनके लिए भी समस्या आई। ठीक है, शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना, यह बड़ा मुश्किल था। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि, फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास,
कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। आज भी देखेंगे तो बहुत सारी मूवीज है, चाहे गदर मूवी देखो, चाहे आप सरदार मूवी देखो, ठीक है, बहुत सारी मूवीज में इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही भयावह था, बहुत ही भयावह था हमारे लिए। अगर देखा जाए तो विभाजन का दौर एक ऐसा दौर था कि जिसको आज भी याद करके हम दुर्भाग्यपूर्ण चीजों को महसूस करते हैं। धर्म के आधार पर विभाजन जनरल परसेप्शन मानव विकास का रहा है कि दंगे पैदा करता है, और भारत देश में भी हुआ। अनप्लान्ड विभाजन था और दसियों लाख लोग प्रभावित हुए। 1 लाख 2 लाख छोड़ दो मेरे भाइयों, दसियों लाख लोग प्रभावित हुए। उस समय पूरे भारत की जनसंख्या देखी जाए तो लगभग 40 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी, और लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या थी और दसियों लाख प्रभावित हुए। देखो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी के बारे में लिखा, महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी के किसी जश्न में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाग पता है? महात्मा 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था तो महात्मा गांधी कलकत्ता में बैठे थे। क्यों? दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए, दंगे रोकने के लिए। वो बेचारे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच में भयंकर दंगे हुए, क्योंकि बंगाल का जो रीजन था, बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी थे, हिंदू बाहुल्य भी क्षेत्र थे। जो पूर्वी बंगाल था मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था और बचा हुआ बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, और वहां पर दंगे बहुत तेज हुए। और यही कारण रहा कि महात्मा गांधी, सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन में गहरी चोट लगी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था। अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हुए। सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी। अफ्रीका से लेके जो बंदा, अफ्रीका से लेके अहिंसा के नाम पे जो बंदा भारत तक अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है, ठीक है, जिसकी अहिंसा के सिद्धांतों को आज भी फॉलो किया जाता है, जो व्यक्ति शायद समूचे विश्व में न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा, गांधी की आलोचना वही करता है जो गांधी को पढ़ा नहीं है। जो व्यक्ति अहिंसा के पाठ पढ़ाने के लिए अंग्रेजों से लड़ा, इंग्लैंड में लड़ा, अफ्रीका में लड़ा, भारत में लड़ा, ऐसा व्यक्ति जिसने अहिंसा के बल पर भारत की आजादी में अपना सहयोग किया, उस व्यक्ति के सामने लाखों लोग हिंसा से प्रभावित हुए। सोचो उस पर क्या बीती होगी, उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता का जश्न न मनाने की जगह लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए वहां पर बंगाल में थे। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को जोर देकर कहा कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे के साथ मनाया। हालांकि उनके कोलकाता में रहने से बहुत सुधार भी हुआ। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। स्थिति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही और एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन का, सोचो, सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए उन्होंने उपवास किया। सर समझ में नहीं आ रहा तो विभाजन का ये परिणाम क्या था? देखो अमनदीप, हुआ क्या बाबू कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। धार्मिक आधार पर तो ही विभाजन हुआ। 3 जून योजना के तहत यह हुआ कि जो अंग्रेजी प्रांत है, देखो मैं तुमको समझाता हूं, बहुत ध्यान, व्यवहारिक शब्दों में थोड़ा सा समझाता हूं, समझो। परिणाम क्यों हुआ ना, यही जानना चाह रहे हो ना। एक्चुअली हुआ क्या कि 3 जून योजना आई, ठीक, और 3 जून योजना के तहत भारत उस समय 2 भागों में बटा था। एक तो हुआ करते थे जिसे आप कहते थे अंग्रेजी प्रांत, है ना, अंग्रेजी प्रांत। तो इन अंग्रेजू प्रांतों में बंटवारा करना था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। हालांकि इसका भी विरोध हुआ। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी सीमांत गांधी का नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां, जो इसके बहुत बड़े विरोधी थे विभाजन के। और जो देसी रियासतें थीं, वो देसी रियासतें जो थी उनको ये कहा गया कि वो चाहे भारत के साथ जाएं और चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, इस विभाजन में मुसलमान जिनको, अब इसमें यह नहीं कहा गया कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, इसमें यह हुआ
कि भाई जिनको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए, जिनको भारत में रहना है भारत जाए। ऐसा क्यों हुआ अमनदीप? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम, भारत कोई एक धार्मिक देश नहीं बन रहा था, हम धर्मनिरपेक्ष देश बन रहे थे। हम ये कह रहे थे कि हम सभी धर्मों को स्वीकार करेंगे। क्या? हम सभी धर्मों को स्वीकार, देखो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हम एक ऐसा देश बना रहे थे जो हम सभी धर्मों को स्वीकार करेंगे, हम सभी जातियों को स्वीकार करेंगे, हम सभी परंपराओं को स्वीकार करेंगे, सभी परंपरा को स्वीकार करेंगे। हम कोई धार्मिक देश नहीं बन रहे थे, हम धर्मनिरपेक्ष देश बन रहे थे। तो हमने कहा कि हमारे यहां कोई भी रहे, हम सबको स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी जाति, सभी धर्म, सबको स्वीकार करेंगे, हम सबको सुरक्षा देंगे। ये भारत का मोटो था। ठीक, पाकिस्तान का मोटो क्या था? पाकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामिक देश बन रहे हैं। हम कैसे देश बन रहे हैं? इस्लामिक देश बन रहे हैं। और हम इस्लामिक देश बन रहे हैं, हमारा धर्म क्या होगा? इस्लाम होगा। और हम एक धार्मिक राज्य बन रहे हैं। किसने कहा? ये पाकिस्तान ने कहा कि हम क्या बन रहे हैं? हम धार्मिक राज्य बन रहे हैं। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि पाकिस्तान धार्मिक राज्य बन रहा था। तो पाकिस्तान धार्मिक राज्य बन रहा था तो किस धर्म को तवज्जो देगा? इस्लाम को। तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो हिंदू थे, उन्होंने सोचा यार यहां तो मेरी कोई औकात ही नहीं रहेगी, हमको तो सुरक्षा ही नहीं मिलेगी। तो वो भारत की तरफ भाग के आए। ठीक, भारत की तरफ आए। तो ये वहां से यहां आए कौन? हिंदू लोग। अब भारत जो था, भारत तो सेकुलर स्टेट बन रहा था। भारत ने कहा हम सबको स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी जिन मुसलमानों को लगा कि पाकिस्तान इस्लामिक देश बन रहा है और हम इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, तो हमें वहां जाना चाहिए, तो यहां से कुछ लोग वहां गए। तो ये जो आनन फानन में यहां से वहां जाने वाली बातें शुरू हुई, वहां से यहां आना और यहां से वहां जाना, तो ये जब शुरू हुआ तो एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती भगाना शुरू कर दिया। वहां से हिंदुओं को और यहां से मुसलमानों को जबरदस्ती कुछ लोगों ने कर दिया भगाना। तो इसी वजह से दंगे शुरू हुए और ये परिणाम रहा। आप समझे अमनदीप क्यों हुआ था? ये परिणाम क्यों हुआ था? दंगे क्यों हुए थे? क्या कारण रहा इस दंगे का? आप समझ गए? जल्दी बताओ कमेंट करके। राइट, आई होप आप समझ गए होगे। चलो, और गांधी जी ने देखो दंगों को शांत करने के लिए कलकत्ता में रहे, फिर उसके बाद गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वो चिंतित थे और भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी और उन्होंने इसके लिए उपवास किया, उन्होंने इसके लिए भूख हड़ताल की और उपवास किया। ठीक है, तो फिर इस टाइम पर कोई हिंदू पाकिस्तान में नहीं होगा ऐसा नहीं है, हिंदू वहां पाकिस्तान में है। लेकिन जिन्होंने असुरक्षित महसूस किया अंजलि, वो भारत आ गए। लेकिन आज भी हैं, लेकिन जो है उनका शोषण आज भी जारी है। ठीक है, राइट। अमनदीप तुम समझ गए कि नहीं? तुम बताओ, क्योंकि तुमने 10 कमेंट किए हैं। 10 नहीं, सॉरी 3 कमेंट। आप दिक्कत नहीं है ना? आप समझ गए ना क्यों ऐसा हुआ? लड़ने का मकसद ये था बाबू कि लोगों के अंदर की दुर्भावनाएं लड़ाई हैं, है ना? लड़ने का मकसद यही था। अब देखो ऐसा था, ऐसे समझो, अरे ऐसे समझ लो, जैसे ये पाकिस्तान है, ठीक है? पाकिस्तान कैसा राज्य बन रहा था? इस्लामिक राज्य बन रहा था, इस्लामिक स्टेट। आज भी देखो तो पाकिस्तान को हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान को हम धार्मिक राज्य कहते हैं। कैसा राज्य? धार्मिक राज्य। भारत क्या बन रहा था? भारत बन रहा था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य बन रहा था। हम कह रहे थे कि हम सबको स्वीकार करेंगे। किसको स्वीकार करेंगे? सबको स्वीकार करेंगे, ठीक? और ये इस्लामिक स्टेट बन रहे। तो यहां पर जब पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बन रहा था तो यहां के जो हिंदू थे उन्होंने सोचा कि ये इस्लामिक स्टेट बन रहा है। हिंदुओं ने असुरक्षा महसूस की और असुरक्षा महसूस की, वो कहां आए? भारत आए, ठीक? अब ये भारत आए और भारत देश में जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे उनको ये लगा कि हमारे लिए ये देश बन रहा है। तो भले ही देखो, जिन लोगों ने समझा धर्मनिरपेक्षता की भावना को वो यहां रुक गए, ठीक है? जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की भावना को समझा वो यहां रुके, जिन लोगों ने नहीं समझा वो कहां गए? पाकिस्तान गए। इन लोगों वहां गए। तो इसमें यहां जाना और आना ये स्वेच्छा से था। जाना आना ये स्वेच्छा से निर्भर था।
जाएं चाहे चाहे न जाएं, कोई ज्यादती नहीं थी, कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन इसमें लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती भगाना शुरू किया, यहां से इनको, यहां से इनको। तो जबरदस्ती वाले जब कांड, इसीलिए तो गांधी जी उपवास पर बैठे, तो जबरदस्ती जब भगाना शुरू किया तब दंगे हुए। जैसे आपके गांव में कुछ मुसलमान रहते हैं, मुसलमान ज्यादा हैं तो उन्होंने हिंदू कहा भाग जाओ तुम्हारा बन रहा है भारत, और आपके गांव में कहीं हिंदू ज्यादा है तो उन्होंने मुसलमानों को कहा भाग जाओ पाकिस्तान तुम्हारा बन रहा है पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से दंगे शुरू हुए। और भारत तो सबको स्वीकार करने वाला देश बन रहा था, ठीक है, सभी धर्म का सम्मान करने वाला देश बन रहा था। पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, जो नहीं आए वो है, आज भी हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान धार्मिक राज्य बना, भारत एक सेकुलर स्टेट बना। ठीक है, ये बात है। चलो अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया में दो हिस्सों में था, एक हिस्सा ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, दूसरा रजवाड़े थे। मैंने कहा ना, एक तो भ्रांतीय प्रांत हुआ करते थे और दूसरा हुआ करते थे रजवाड़े। रजवाड़े जिसे हम किस नाम से जानते थे, जिसे हम देसी रियासतों के नाम से जानते हैं, यानी जिसे हम प्रिंसली स्टेट के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, यहां पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन यहां राजा महाराजा हुआ करते थे देशी रियासतों में, लेकिन इनडायरेक्टली अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ करता था। वही बात लिखी हुई है कि इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था और रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं का शासन भले था, लेकिन एक तरीके से अप्रत्यक्ष अंग्रेजों का नियंत्रण था। रजवाड़ों का शासन भले था, लेकिन एक तरीके से अप्रत्यक्ष अंग्रेजी नियंत्रण था। इनडायरेक्ट क्या था, अंग्रेजी नियंत्रण था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें या सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, यानी इन राजाओं ने भी ब्रिटिश राज्य की सत्ता को क्या कर रखा था, स्वीकार कर रखा था। अब इनको भी भारत देश में मिलाना था, यह भी एक चुनौती थी, यह भी एक चैलेंज था कि इनको भी मिलाना था। समस्या क्या थी, समस्या यह थी कि आजादी के तुरंत बाद अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी आजाद हो जाएंगे। और इनका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े, रजवाड़ों की संख्या 565, यानी 565 देशी रियासतें थी। क्या थी, 565 देशी रियासतें थीं। और इन देशी रियासतों को कह दिया गया कि चाहे तुम भारत के साथ जाओ, चाहे तुम पाकिस्तान के साथ जाओ, चाहे तुम इंडिया के साथ जाओ, चाहे तुम भारत पाकिस्तान के साथ जाओ, या चाहे तुम अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्रिएट करो। अब ऐसे में चुनौती ये आएगी कि कुछ लोग ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ये कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे भारत के साथ जाना चाहते थे। अब देखो, भारत के साथ बहुत सारे राज्य इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि भारत लोकतंत्र बन रहा था और ये रजवाड़े थे। और लोकतंत्र में आप जानते हैं, राजा मतलब सीना तान के चलेगा, तलवार खोंच के चलेगा, वो राजा है। ठीक है, सीना तान के तलवार खोंच के राजा चलता है, और सीना उसका सर उठा दिया उसने और आपने उसको घोड़ दिया तो सर कटवा देगा। लेकिन लोकतंत्र में सीना तान के जनता राजा से पूछेगी। तो लोकतंत्र में मालिक जनता है और राजतंत्र में मालिक राजा है। तो कोई भी राजा सेवक बनना चाहेगा, कोई भी राजा जो ऐसे करके चल रहा है वो ऐसे करके चलना चाहेगा क्या, नहीं चाहेगा। राजा भारत देश में नहीं शामिल होना चाहते थे। इसका यही कारण था कि भारत क्या बन रहा था, भारत देश लोकतंत्र बन रहा था। और इस योजना के बाद मेरे भाइयों, आप विश्वास नहीं करोगे कि अंग्रेजी अखबारों में निकल रहा था कि भारत अपने अगले विभाजन की ओर, भारत के होंगे सैकड़ों टुकड़े, भारत के एक नहीं 500 टुकड़े होंगे, इस तरह से अंग्रेजी अखबारों में खबरें छप रही थी। लेकिन इस देसी रियासतों के एकीकरण का जिम्मा उठाएंगे। अब देखना, देसी रियासतों का विभाजन के पहले और विभाजन के बाद का ये चार्ट है, इसके बारे में कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसका जिम्मा उठाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हाथ में रसगुल्ला लेके निकलेंगे और एक हाथ में क्या, तलवार लेके निकलेंगे। जिनको तलवार दिखाना होगा उनको तलवार दिखाएंगे, जिनको रसगुल्ला खिलाना होगा उनको रसगुल्ला खिलाएंगे। उनका साथ देंगे उस समय के अधिकारी बीपी मेनन साहब, साथ साथ उनका साथ देंगे माउंटबेटन साहब। तो ये लोगों ने मिलकर भारत के रियासतों का एकीकरण किया, भारत के रियासतों को एकीकरण किया, और एकीकरण करके
एक अखंड भारत का निर्माण किया। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कैसे भारत में अलग अलग रियासतों का एकीकरण हुआ। रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ इसके बारे में कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। रिवीजन करिए और खूब पढ़िए। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अभी कोई पूछ रहा था इसमें कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, तो चैप्टर मैं बता देता हूं आपको। देखो, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है, ये और ये पढ़ना है, राइट। इतनी बातें हमें पढ़नी है, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।